हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपीडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं 17th बीपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाली है उसके लिए। और इसमें ये हमारा लेक्चर 9 है। इससे पहले हमने 8 लेक्चर किया है जिसमें 56 टू 59 बीपीएससी के क्वेश्चन किए हैं, 60 टू 62 बीपीएससी के क्वेश्चन किए हैं और 63rd बीपीएससी के भी 2 पार्ट कर लिए हैं। 63rd बीपीएससी की ये लास्ट पार्ट है। तो जो लोग नए आए हैं उनके लिए सजेशन है कि आप पहले 1 to 8 लेक्चर देख लें, देन फिर आप 9th वाला देखें। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप नोट जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स अगर आप नहीं बनाते हैं तो फिर वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। वीडियो तो आप बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी देख लेते हैं, आपको बनानी क्या है, नोट्स। ठीक है। और आपको PYQ_पेडिया जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको हर दिन रिवीजन के लिए क्वेश्चन मिल जाती है। जैसे जो भी प्रीवियस ईयर किसी भी PCS में पूछे हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को उसमें हमने ऐड किया है। ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मार्ट सिटीज हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट सिटी टू रन ऑन 100% रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग दिन के समय में 100% रिन्यूएबल एनर्जी चलने वाला कौन सिटी है। तो ये आपको जो सिटी है, पहली सिटी जो है वो आपको है दीव, है ना। ये उस समय न्यूज में था, ये हमको ध्यान रखना है। और इसमें अगर आपसे पूछे कि पहली कौन सी सिटी है तो यू कैन से दैट। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि महमूद अबू जैद हैज़ वोन द 2018 यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ही हेल्स फ्रॉम विच कंट्री। महमूद अबू जैद 2018 में यूनेस्को की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीता है, वह किस देश से हैं। तो ये हमें 2018 का तो इम्पोर्टेंट है नहीं, अभी हम लोग जो याद रख सकते हैं वो याद रख सकते हैं 2024 में ये आपको यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसको मिला है। तो 2024 में मिला है पैलेस्तीन के जर्नलिस्ट हैं, है ना। सो पैलेस्तीनियन जर्नलिस्ट को मिला है जो आपको गाजा की जो कवर कर रहे थे, कवरिंग गाजा, है ना। तो उनको मिला है आपको। ठीक है। गाजा में जो पैलेस्टाइन के जर्नल्स थे, है ना, उनको मिला है। तो ये हम याद रखेंगे। 2024 में किसको मिला है, पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट कवरिंग गाजा, है ना। तो पैलेस्तीन के जर्नलिस्ट को मिला है, इतना याद रखते हैं 2024 का। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमो शक्ति 2018 में हैज़ बिन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड किस कंट्री के बीच में होता है। तो जो ये बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरमो शक्ति होती है वो आपको इंडिया और मलेशियन आर्मी के बीच में होती है। सो इंडियन और मलेशियन आर्मी के बीच में होती है। और 2023 में जो ये हुई है लेटेस्ट, वो कहाँ पे हुई है, मेघालय में। कहाँ पे हुआ है, मेघालय। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखा, उमरोई कैंटोनमेंट है मेघालय में, वहाँ पे एक्सरसाइज हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो उन्नत भारत अभियान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का आपको प्रोग्राम है ना। 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। सो 2014 में लॉन्च किया गया था उन्नत भारत अभियान, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ करता था उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हम लोग बोलते हैं। और इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें कि जितनी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से IIT कानपुर हो गया, तो उनसे ना 5 विलेज को अटैच किया गया था कि आप वहाँ पे जाइए, है ना। और वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी इशूज़ हैं, उस इशूज़ से कुछ अगर आप हेल्प कर सकते हैं, कुछ आप बना सकते हैं उनके इकोनॉमिक या सोशल बेटरमेंट के लिए, तो वो चीज़ें कीजिए। जैसे IIT कानपुर में है, अगर मान लीजिए वो 5 विलेज उनको हम अटैच किए, उस विलेज में क्या समस्याएँ हैं, उस समस्या को देख के अगर वो कुछ डेवलप करते हैं, तो इसके लिए उन्नत भारत अभियान लाया गया था। सो सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज तो 2014 में स्टार्ट हुआ था, और सेकेंड फेज जब उन्नत भारत अभियान की अभी लॉन्च की गई थी, ठीक है ना, तो वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे, और इसमें क्या है वो भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कम से कम 5 विलेज है ना। Which union ministry in collaboration with the Google India has launched a 360-degree virtual reality video on Incredible India? गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी वीडियो लॉन्च किया है, कौन सी। सो ये हैं आपको इनक्रेडिबल इंडिया पे अगर आप कर रहे हैं तो वो था कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, है ना। इसमें सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट तो
नहीं होगा, है ना। सो इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर के बनाया है। ये उस समय न्यूज में थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्कियो ब्रोमा की मेजबानी किस शहर ने किया है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि आर्कियो ब्रोमा, है ना। आर्कियो ब्रोमा में आपको आर्कियोलॉजी, इसमें किस किस चीज़ की बात होती है, आर्कियोलॉजी, देन सोशियोलॉजी, देन हिस्ट्री एंड एथनोग्राफी ऑफ फूड, ठीक है ना। सो ये कौन करते हैं, ये आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है, मुंबई यूनिवर्सिटी। और ये इंस्टीट्यूट सेन करके हैं, ट्रस्ट है एक, ठीक है ना। और सिम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ज़्यादा याद नहीं रखेंगे आप, मुंबई यूनिवर्सिटी के द्वारा, है ना। तो ये लॉन्च किया गया है आर्कियो ब्रोमा। सो विच सिटी होस्टेड इंडियाज फर्स्ट एवर नेशन वाइड फूड आर्कियोलॉजी कॉन्फ्रेंस आर्कियो ब्रोमा। तो ये आपको इसमें मुंबई यूनिवर्सिटी के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया है। सो इट्स इन मुंबई। सो आंसर ए हो गया। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द 2018 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है। पहले हम ये पता करते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालती कौन है। तो ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन, वॉचडॉग है, मीडिया का वॉचडॉग है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये आपको हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालती है ना। और इंडिया का पोजीशन जो है 161 था आपको 2023 में, वो हम नहीं याद रखेंगे। 159वां पोजीशन 2024 में है, ये याद रखेंगे। तो इतनी चीज़ें हम याद रख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस संस्थान को पेटेंट और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष R&D संस्थान श्रेणी में 2018 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो नेशनल IP अवार्ड 2023 में हुई थी। तो 2023 में जो नेशनल IP अवार्ड हुआ था, उस IP अवार्ड में आपने जो ये अवार्ड कौन देती है, CGPDTM, है ना। CGPDTM, कंट्रोलर जनरल ऑफ पैटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, ठीक है ना। ये DPIIT के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में DPIIT और DPIIT के अंदर में CGPDTM आती है ना। तो आपको IIT बम्बे को नेशनल IT अवार्ड मिला है ना, पेटेंट फाइलिंग और ग्रांटिंग और क्या कहते हैं उसको, कमर्शियलाइजेशन में, ठीक है। तो हम 2018 का याद नहीं रखेंगे। तो नेशनल IP अवार्ड किसको मिला है, IIT बम्बे को, ये याद रखेंगे। दूसरा TCS को नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड, है ना। टॉप पब्लिक लिमिटेड कंपनी पेटेंट फाइलिंग में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है ना। अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का बात करेगा तो IIT बम्बे, अगर कंपनी की बात करेगा तो TCS, इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। जो फाइल ज़्यादा कर रहे हैं उसमें, तो ये याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाला की सूची में, सबसे ज़्यादा भिखारी कहाँ पे है। सो वेस्ट बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। तो एज पर द रिपोर्ट सबसे ज़्यादा, इवन 2011 में भी जो वेगर्स वगैरह का निकाला गया था, तो वो सबसे ज़्यादा जो है सो वो कहाँ पे था, दैट्स इन वेस्ट बंगाल। सो आंसर शुड बी द वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा जो वेगर्स हैं वो आपको वेस्ट बंगाल में है। अराउंड 75,000 जो है सो 75,000 वेगर आपको वहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है। 2011 के अनुसार से हैं, सबसे ज़्यादा जो है सो 75,000 वेस्ट बंगाल में। और रिसेंट डाटा भी यही कहता है कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है ना। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर। जितने भी कौन सी ऐसी ज़िला है, इंडिया का पहला कौन ऐसा ज़िला है जहाँ पे जितने भी हेल्थ सेंटर है वो सब जो है सो सोलर पावर्ड से युक्त है। कौन सा ऐसा ज़िला है, क्या ये कोलकाता है, क्या ये चेन्नई है, या बेंगलोर है, या सूरत है। तो ये आपको सूरत है। सूरत इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो सब जगह सोलर लगा हुआ है, ठीक है ना, सोलर पावर्ड है। सो ये याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बैग्ड गोल्ड इन द मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट एट द 2018 ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप इन सिडनी। ये क्वेश्चन है। अब देखिए 2023 की अगर हम बात करें तो ISSF, है ना,
शूटिंग फेडरेशन की होती है। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप ये आपको हुआ था कोरिया में। कहाँ पे हुआ था? कोरिया में। 16 से 24 जुलाई 2023 तक हुआ था। और इसमें जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 2023 में, उसमें चाइना का 1 रैंक था और इंडिया का 2nd रैंक था। और इंडिया से जो मेडल मिला है, अगर 10 मीटर में शुभम बिस्ला का मिला है। हम ये देख सकते हैं कि शुभम बिस्ला को गोल्ड मिला है। इसमें संयम को 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन में मिला है। फिर मिक्स टीम में 10 मीटर मिक्स टीम में अभिनव सौ गौतमी भनोट को मिला है। अभिनव सौ श्रीकांत धनुष एंड पार्थ राकेश माने, ये आपको मेंस टीम में मिला है। कमलजीत को मेन में मिला है। यशिता शौकीन, इरफाल कौर, ये 1-2 आप याद रखेंगे तो हो जाएगा, है ना, ज़्यादा नहीं इसमें हम लोग कर सकते। जैसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मेंस 25 में, तो ओनली अगर आप मेंस की देख लीजिए तो 10 मीटर में मेंस में किसने जीता, विमेन में किसने जीता, मेन में कितने यहाँ पे, और 50 मीटर में विमेन में कितना जीता। टीम वाला आप नहीं भी याद रख सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन में जनरली मेन और विमेन का पूछते हैं। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ पैक्ट विद द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू डेवलप विलेज इन कामरूप। कह रहे हैं कि कामरूप में गांव को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने, तो ये कामरूप कहाँ है भाई, उससे आप आराम से इसमें बना सकते हो। कामरूप डिस्ट्रिक्ट जो है सो वो आपको है असम में। तो अगर ये भी अगर आपको पता होगा तो इसमें ये हो जाएगा। अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स CSR के तहत आपको जो कामरूप विलेज है वहाँ पे वर्क करेगा। सो विच स्टेट गवर्नमेंट, सो असम गवर्नमेंट हैज साइंड अ पैक्ट विद द AI टू डेवलप विलेज इन कामरूप। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फुल्ली कवर्ड ट्राइबल हैबिटेशंस विद द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। कौन सा ऐसा स्टेट है ना, जहाँ पे आदिवासियों, किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे आदिवासी है जिसको सुरक्षित पेयजल मिलती है, तो ये आपसे पूछ रहा है। सो ये जो है आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश, देन उसके बाद है फर्स्ट में मध्य प्रदेश है, सेकंड में उड़ीसा है, थर्ड में झारखंड है। ठीक है ना। सो ये याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन जो है सो अगर 2011 सेंसस की बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ पे है, ये भी आपको मध्य प्रदेश में है। ठीक है, टोटल नंबर में मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इसरो ने अभी लॉन्च किया GSAT 6A सैटेलाइट, कौन सी व्हीकल का यूज किया है। सो GSAT सीरीज में 6A आपका पुराना हो गया, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर दिस। हम लोग ये याद रख सकते हैं कि अभी जैसे GSAT 20 आप याद रख सकते हैं, है ना, तो सैटेलाइट, तो ये आपको याद रख सकते हैं। GSAT 22, 23, GSAT 32, है ना, तो ये आप ये याद रख सकते हैं कि ये फैल्कॉन 9 ब्लॉक 5 से है। बाकी अगर 7A, 7B, 7C वाला जितनी भी सीरीज है वो आपको GSLV MK2 से है। ठीक है ना। अभी ये पूरी जब तक लॉन्च नहीं हुआ है तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग जो लॉन्च हुआ है GSAT 20, 22, 23, 32, ये हम लोग 20 वाला इम्पोर्टेंट है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे फैल्कॉन 9, और बाकी LMV 3 से है इसमें। ठीक है, ये हम लोग एक बार देख लेंगे। देन पूछा है आपसे कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का थीम क्या था 2018 में। तो 21 मार्च जो होती है, 21 मार्च को मनाई जाती है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है ना। 2012 से स्टार्ट हुआ है मनाना कि जितने भी फॉरेस्ट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये डे मनाया जाता है। और 2024 में जो इंटरनेशनल डे फॉरेस्ट हुआ था उसका थीम आप याद रखेंगे, 18 का नहीं याद रखेंगे। फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, क्या था, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर अ बेटर वर्ल्ड, है ना, अच्छे बेटर वर्ल्ड के लिए फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो ये हम नए वाले याद रखेंगे, पुराने वाले याद नहीं रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, और एक भी याद रखेंगे कि 21 मार्च को आपको इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। अब देखिए नई अपॉइंटमेंट जो भी होती है वो हम लोग याद रखेंगे। तो इजिप्ट का नहीं, अभी अगर हाल की बात करेंगे तो आपको रवांडा के नए प्रेसिडेंट हुए हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। रवांडा में नई इलेक्शन हुई थी, वहाँ पे पॉल कागमे बने हैं वहाँ का प्रेसिडेंट। ठीक है, नए वाले जो हैं वो मैं बता रहा हूँ कि अभी 2024 में जो इलेक्शन हुई है उसमें रवांडा में नए प्रेसिडेंट चूज किए गए हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2017 के लिए प्रतिष्ठित JC डैनियल पुरस्कार,
सो जेसी डैनियल पुरस्कार किसको मिला है? सत्यन एंथिकड़, केजी जॉर्ज, श्री कुमारन थम्पी, अदूर गोपाल कृष्णन, किनको मिला है? सो टीवी चंद्रन है ना, टीवी चंद्रन को, अच्छा 2017 का पूछा है, हम लोग 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 में मिली है टीवी चंद्रन, किसको मिली है? टीवी चंद्रन, और को ये जेसी डैनियल अवार्ड 2022 मिला है। ये जो अवार्ड है जेसी डैनियल अवार्ड, ये कौन देती है? केरला गवर्नमेंट देती है, हर साल केरला गवर्नमेंट देती है, ठीक है ना। जो मलयालम सिनेमा जो है, मलयालम सिनेमा में जिनकी लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन होती है किसी इंडिविजुअल की, तो उनको ये अवार्ड दी जाती है जेसी डैनियल। तो किसके लिए दी जाती है, कौन सी सरकार देती है? अभी लेटेस्ट जो 2022 की मिली है वो आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय सेलुलर एसोसिएशन, है ना, द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत ने मोबाइल फ़ोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान, मतलब इंडिया में मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूसर में कौन सा स्थान आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सो फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो इंडिया का चाइना के बाद सेकेंड पोजीशन है, मतलब उस समय भी था, अभी भी इंडिया रैंकिंग जो है सो सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूसर ग्लोबली आफ्टर चाइना है, ठीक है ना। सो ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर? बाकी मैंने डाटा भी दे दिया है कि कितने का हमने एक्सपोर्ट किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना किसने स्टार्ट किया था? तो एक योजना थी कन्याश्री, अगर आपको पता होगा, कन्याश्री योजना थी, कन्याश्री प्रकल्प एक योजना थी। ये लॉन्च किया गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए। यहाँ पे क्या था कि जो लड़की 13 से 18 साल तक स्कूलिंग होगी तो उनको कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है ना, कि जिससे कि कैश ट्रांसफ़र 13 से 18 साल के बच्चे अगर पढ़ रहे होंगे, स्कूलिंग कर रहे होंगे तो उनको कैश ट्रांसफ़र होगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग चाइल्ड मैरिज को रोक सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू अवॉइड द चाइल्ड मैरिज बाई इम्प्लीमेंटिंग दिस। इसी प्रकार एक आई थी रूपश्री प्रकल्प। सो रूपश्री प्रकल्प जो है, जो आपसे पूछा गया रूपश्री योजना, तो ये भी आपको अगर आप लेट से करेंगे, है ना, ये इन्होंने बोला कि हम कैश इंसेंटिव देंगे, मतलब 18 साल के बाद जो शादी करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, सो लड़की की शादी पे हम पैसा देंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, अगेन कि शादी की एज में बढ़ोतरी हो। तो ये दोनों जो है रूपश्री और कन्याश्री प्रकल्प, ये दोनों वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, और इनका टारगेट, इनका मेन इशू यही है कि कम उम्र में बच्चों की शादी लड़कियों की नहीं हो, ठीक है। नीति आयोग ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है, दैट विल प्रोवाइड ग्रांट्स ऑफ अप टू हाउ मच अमाउंट टू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन। सो अटल न्यू इंडिया चैलेंज एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, किसके अंदर में? अटल इनोवेशन मिशन, जो नीति आयोग के अंदर में है। और यहाँ पे क्या था कि ऐसे जो चैलेंजेस हैं हमारे नेशनल में या सोसाइटी में जो चैलेंज है, उसको अगर कोई क्या कहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी से, कुछ इनोवेशन से उसको अगर सॉल्व किया जा सकता है तो उनको हम लोग पैसा देते थे, ठीक है ना। अटल न्यू इंडिया चैलेंज की अगर आप ऐसा कुछ लेके आ जाएंगे तो आपकी स्टार्टअप को कमर्शलाइजेशन करने के लिए आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो वो आपको 1 करोड़ रुपया, कितना फंड था? 1 करोड़ रुपया, ठीक है ना। इनोवेशन से आपको क्या करना था? 1 करोड़ रुपया मिलेगा अगर सिलेक्टेड जो स्टार्टअप होगा। समझ में आ गया कि जो हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आए या सोसाइटी के लिए, तो वी आर गोइंग टू गिव द 1 करोड़ रुपया उनको कॉमर्शलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द थिंक टैंक ऑन द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स। नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स की, है ना, तो ये आपको कौन चेयर किया था? क्या वो नरेंद्र मोदी जी थे, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु और स्मृति ईरानी? वो उस समय का क्वेश्चन है ना। नेशनल पॉलिसी ऑन ई कॉमर्स लाई गई थी कि इंडिया में ई कॉमर्स के लिए जो है फेवरेबल इन्वायरमेंट हो, है ना। तो ये आपको लाया गया था। सो इट्स सुरेश प्रभु इस समय इसके हेड किए थे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा, तो हमें पता करना है कि बिहार में नेपाल के साथ कौन कौन से जिले का सीमा लगता है। तो ये तो आपको याद ही रखना है। वन इज़ द पश्चिमी चंपारण, है ना, वेस्ट चंपारण, देन पूर्वी चंपारण,
ईस्ट चंपारण, है ना। देन सीतामढ़ी है, मधुबनी है ना, हम लोग वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, है ना। देन सुपौल है, देन अररिया है, देन किशनगंज है, नाउ सी, आपसे जो ऑप्शन दिया गया है कि डज नॉट शेयर द बाउंड, मधुबनी करती है, किशनगंज करती है, सीतामढ़ी करती है, पूर्णिया नहीं करती है ना। सो पूर्णिया इज, ये हमारा नॉट पूछा है, सो पूर्णिया। तो बाकी हम लोग कौन कौन सी करती है वो हमने देख लिया कि कौन कौन सी करती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। पूर्णिया आपको यहाँ आ जाता है, क्लियर, ठीक है। वेस्ट बंगाल के साथ पूर्णिया बनता है, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रेजेंट इन द बिहार स्टेट। बिहार में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के कौन से साइट हैं? देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की जितनी भी साइट हैं वो आप याद रख सकते हो। और बिहार में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रेजेंट इन बिहार, महाबोधि विहार, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन नालंदा, एंशियंट साइट ऑफ विक्रमशिला मॉनेस्ट्री, टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी। देखिए, बिहार में दो हैं, वन इज़ द बोध गया और वन इज़ द नालंदा, है ना। सो इसमें जो आंसर होगा, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एट नालंदा भी है, ये विक्रमशिला मॉनेस्ट्री नहीं है, और टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी नहीं है। सो दो हैं इसमें, महाबोधि विहार एंड बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इन नालंदा। सो मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर होगा, एक बोध गया और एक नालंदा, ये दो बिहार में है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड MOU बिटवीन इंडिया एंड SACEP, है ना, फॉर द कोऑपरेशन ऑन ऑयल एंड केमिकल पॉल्यूशन इन द साउथ एशियन सी रीजन। व्हाट डज SACEP का मतलब क्या है, क्या उसका मतलब है? तो साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम, साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलंबो कहाँ पे है? श्रीलंका, है ना। कब बनाई गई थी ये ऑर्गेनाइजेशन? 1982 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कि जो इस रीजन में, है ना, साउथ एशिया रीजन में आपको इन्वायरमेंट की जो अच्छी हो मैनेजमेंट, उसकी प्रोटेक्शन, उसके इन्हेंसमेंट के लिए ये बनाया गया था। इसमें कौन कौन मेंबर हैं? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, साउथ एशिया में जो है ना, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, ठीक है। तो 3 और 5 टोटल 8 मेंबर SACEP में है, जो 1982 में बनाया गया था इन्वायरमेंट के लिए। अगर इतना भी याद रहेगा तो आप साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम आपको आराम से ये सॉल्व हो जाता, ठीक है। अगला हमारा ये एक्सप्लेनेशन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली साइंड MOU विथ साउथ कोरिया टू इनहेंस टूरिज्म कोऑपरेशन के लिए कौन सी स्टेट ने साउथ कोरिया के साथ आपको MOU साइन किया है? क्या वो मिजोरम है, क्या वो केरला है, क्या तमिलनाडु है, क्या उत्तर प्रदेश, है ना। सो उत्तर प्रदेश ने आपको टूरिज्म के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए, कल्चर के लिए ये और फार्मिंग के लिए साउथ कोरिया से उस समय किया था, ठीक है ना। तो वो हम ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन हैज साइंड MOU विद TIFAC, है ना, टाइफेक, फॉर सपोर्टिंग फॉरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICFRE? नाउ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए एक फॉरेस्ट स्कूल बनाया गया था देहरादून में। सबसे पहले फॉरेस्ट स्कूल बनाया गया था 1878 में, कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है ना। इसके बाद 1906 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाई गई थी कि हम फॉरेस्ट्री की रिसर्च को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है। 1986 में, है ना, बनाई गई थी ICFRE, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। यहाँ पे था कि जितनी भी फॉरेस्ट्री रिसर्च है उसको देखने के लिए, उसमें एजुकेशन बढ़ाने के लिए पूरे इंडिया में ये है। 1991 में क्या हुआ, इनको इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंदर में, है ना। और इट इज रजिस्टर्ड एज द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है ना। अभी इसका जो हेडक्वार्टर है देहरादून है और जो फॉरेस्ट्री रिसर्च के में देश में
सबसे बड़ा इसका स्थान आता है। इट प्रमोट द फॉरेस्ट्री रिसर्च, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया देहरादून, ये याद रखेंगे हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैज़ वोन द न्यूटन भाभा फंड फॉर द प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड वाटर आर्सेनिक रिसर्च इन गंगा रिवर बेसिन। ठीक है, कौन सी टीम है, किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है। सो न्यूटन भाभा फंड जो है 2014 में आपको न्यूटन भाभा फंड किया गया था। उसमें क्या था कि जो इंडिया और न्यूटन यूके और भाभा इंडिया, सो इंडिया और यूके से कोई ऐसा लोग, इंडिया और यूके से कोई रिसर्चर होगा जो हमारे देश में, है ना, जो बिगेस्ट चैलेंज जो हम ग्लोबली फेल करते हो हमारे देश में या वर्ल्ड में जहाँ भी जो ग्लोबली फेस करते हैं, उससे उसको टैकल करने के लिए अगर रिसर्चर्स कुछ प्रोजेक्ट लाते हैं तो उसके लिए इंडिया और यूके ने ये आपको लॉन्च किया था कि इंडिया और यूके का कोई इनोवेटर होगा तो उसको पैसा मिलेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से टीम को अभी मिला है किस चीज़ के लिए। देखिए, आर्सेनिक, ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक मिले हुए की खबर आपने सुना है बहुत सारी, तो उसके लिए किसको मिला है। इंडिया रसिया ज्वाइंट टीम, इंडिया यूके ज्वाइंट टीम, इंडिया जापान, इंडियन इजराइल, तो ये आपको यूके और इंडिया के बेस्ट टीम को मिलता है। तो ये नेम नहीं पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। आसान सा क्वेश्चन है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो बाढ़ में है। बाढ़ कहाँ पे है, बिहार में एक जगह है, और ये किसके द्वारा ऑन किया जाता है, वो है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है विथ विच किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया है साइन, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है, टू प्रमोट सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक, है ना। तो एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के इम्प्लीमेंटेशन पे प्रमोशन की बात किया है, ये कौन है। ठीक है, सो ये उस समय का न्यूज है, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग याद, वैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया था। हम लोग ISA की बात कर सकते हैं कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 2015 में लॉन्च हुआ था। हमारे प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट ऑफ, ये दोनों मिल करके आपको जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस में, वहाँ पे इन्होंने बनाया था। और इसकी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। और ISA का 6th सेशन जो है सो इंडिया ने 2016 में आपको होस्ट किया है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इतनी चीज़ें अगर आप याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत ने किन देशों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंडिया हैज साइंड अ ट्रिपैराटाइट MOU विथ विच कंट्रीज फॉर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। तो इंडिया ने साइन किया है रशिया और बांग्लादेश के साथ में। ठीक है ना। सो फर्स्ट टाइम इंडिया ने ऐसा कोई एग्रीमेंट फॉरेन पार्टनर के साथ साझा किया है, साइन किया है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए, रशिया और बांग्लादेश के लिए। दीज आर द न्यूज जो कि उस समय न्यूज में थे, है ना। व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सिग्निफिकेंट फीचर क्या था, बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग, फर्स्ट ट्रू प्रथम असली मेहराब आर्किज, देन बिल्डिंग ऑफ वर्शिप, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्या चीज़ें थी इसमें, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा थी, अगर आप बात करें फीचर जो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो आपको टाउन प्लानिंग थी, है ना, ग्रिड सिस्टम, जो वहाँ पे बर्न्ट ब्रिक की कंस्ट्रक्शन की यूज होती थी वो थी, है ना। जैसे मान लीजिए कि वाटर रिजर्वायर्स मिला है धोलावीरा में, है ना, फोर्टिफाइड साइटेडल मिले हैं सिर्फ चन्हुदारों को अगर छोड़ दे तो ये जो हो गया बिल्डिंग ऑफ वर्शिप, कोई ऐसा मिला नहीं हमें, है ना। और फर्स्ट थ्रू आर्किज भी नहीं मिली है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का उतना नहीं। सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो इट्स अ बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग, तो ये हमको याद रखना है। अगला है कि मेगास्थनीज किसका दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था, तो मेगास्थनीज जो है एक ग्रीक एम्बेसडर था, ग्रीक्स का एम्बेसडर था, और ये भेजा गया था चंद्रगुप्त के द्वार में, ग्रीक रूलर किसके द्वारा, सेल्यूकस का। तो सेल्यूकस जो है सो का आपको 3rd सेंचुरी में BC में आपको ये सेल्यूकस का दूत बन करके आया था मेगास्थनीज। इन्होंने एक बुक लिखी थी मेगास्थनीज, उसका नाम है इंडिका। ठीक है ना। तो वहाँ पे जो मौर्य के समय में जो भी था इन्फॉर्मेशन, वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका दूत था, सेल्यूकस। कहाँ का, ग्रीक का, ग्रीक एम्बेसडर था।
इतना याद रख लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किस चीज़ पे, वो किताब किस चीज़ पे आधारित है? आर्थिक संबंध पे है, या शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे है, कि विदेश नीति पे है, कि धन संचय पे है? सो इकोनॉमिक रिलेशन, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, फॉरेन पॉलिसी एंड वेल्थ क्रिएशन। सो अर्थशास्त्र जो है वो आपको ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री स्ट्रेटजी सब पे है ना। सो ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। मेनली अगर बात करें तो ये आपको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट है। बाकी इन्होंने इकोनॉमिक चीज़ों पे भी बात किया है एंड इसमें फॉरेन पॉलिसी पे भी इन्होंने बात की है, बट मेनली जो है सो ये पॉलिटिक्स पे था, ठीक है ना, कि स्टेट कैसे फंक्शन करता है। इन्होंने सप्तांग थ्योरी भी दिया हुआ है कि 7 कंपोनेंट स्टेट का होना चाहिए। कौन कौन है? स्वामी, याद रखेंगे, इस पर भी कभी कभी पूछते हैं। अमात्य हैं, जनपद है, दुर्ग है ना, कोश है, पैसा है ना, दंड है और मित्र है। ये सारी सप्तांग थ्योरी में ये भी हम लोग याद रख सकते हैं इसमें, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसका धार्मिक पुस्तक है? तो ये पता होगा आपको कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में त्रिपिटक बोलते हैं, है ना, बास्कट, है ना। त्रिपिटकज द सेक्रेड बुक किसका है? बुद्धिज्म का। ये हम लोग पढ़े हैं कि विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिधाम पिटका, है ना। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा है ना, पाली लैंग्वेज में लिखे गए हुए हैं। तो और त्रिपिटक भी जो है वो आपको पाली लैंग्वेज में उसका मतलब होता है 3 फोल्ड बास्केट, ठीक है ना। तो ये है इसमें विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधाम पिटका। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? अशोक का जो धर्म था उसका मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। तो शांति और अहिंसा की भी बात किया था इन्होंने, एंड बड़ों का सम्मान का भी बात किया है, धार्मिक, तो ये सारे हो जाएंगे, धार्मिक सहनशीलता भी हो जाएंगे, तो ये सारे आपको हो जाएगा, है ना। सो ये आपको ह्यूमनिज्म पे बेस्ड था बेसिकली, यूनिवर्सल पूरे मतलब भाई यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अहिंसा, इन सब पे था कि अच्छी कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कि अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं, ठीक है ना। एल्डर को रिस्पेक्ट करना है, रिलीजियस टॉलरेशन है, ठीक है ना, लॉयल्टी टू द किंग। तो ये सारे आपको धम्म का मूल संदेश था, ठीक है। बेसिकली जो ये है अशोक का जो है, ठीक है ना, धम्म, वो वे ऑफ लाइफ था कि कैसे एक अच्छी लाइफ जी जा सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से देखने को मिला है। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था सप्तांग थ्योरी, है ना। तो उसमें कौन कहाँ पे था? कौटिल्य अर्थशास्त्र में का सप्तांग थ्योरी मैंने बताया कि कौटिल्य ने बताया था कि 7 चीज़ें स्टेट के लिए अच्छी, 7 चीज़ें जो है वो आपको ज़रूरी है किसी भी स्टेट के लिए, ठीक है। तो वो तो मैंने बताया था। देन डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी 7 क्लासेज अशोकन एडिक्स पे थे या पुराण पे थे। तो ये मेगास्थनीज ने आपको 7 भागों में 7 क्लासेज में आपको मॉडर्न सोसाइटी को डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये आपको कौटिल्य का तो सप्तांग हो गया, तो वो स्टेट का था, है ना। इंडिका, मेगास्थनीज ने जो इंडिका बुक लिखी है वहाँ पे उन्होंने इस पर बात की हुई है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? सो फाहियान जो है वो पहला चाइनीज पिलग्रिम है जो कि इंडिया विजिट किया था, एंड इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था 5th AD में, ठीक है। सो ये हमको याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो चोल जो साम्राज्य था वो 8th सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी तक चोल लोग राज करते थे, और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी जो साउदर्न रीजन के हुआ करते थे। चोल एम्पायर जो फाउंड किए थे उनका नाम है विजयालय। क्या नाम है? विजयालय। और चोल जो है सो विलेज असेंबली के लिए फेमस हुआ करती थी, है ना। सो इट्स अ विलेज असेंबली। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत में जो मंदिर होती है ना, उसको शिखर बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं, देवालय या मंडप। देखिए दक्षिण भारत में जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है, क्या है? द्रविडियन आर्किटेक्चर। नाउ द्रविडियन आर्किटेक्चर है, और इसमें क्या होता है कि बाउंड्री वॉल बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्या होते हैं? हायर बाउंड्री वॉल,
ठीक है ना। देन इसमें जो बड़ा गेट होता है, एंट्रेंस होता है, उसको बोलते हैं गोपुरम। क्या बोलते हैं? द्वार को क्या बोलते हैं? गोपुरम, है ना। और जनरली ये जो आपको पंचायतन स्टाइल में होते हैं, किस में होते हैं? पंचायतन, मतलब एक बीच में होते हैं और चारों तरफ अलग अलग छोटे छोटे देवता होते हैं, सब्सिडियरी में होते हैं। टेम्पल की जो टावर होती है उसको हम लोग बोलते हैं विमान। क्या बोलते हैं? विमान, है ना। और ये आपको, ये शिखर हो गया, है ना, सबसे ऊंचा जो होता है वो शिखर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हम ध्यान रखेंगे। देन आपको उसमें जो जहाँ पे मेन में जो देवता होते हैं उसको बोलते हैं गर्भगृह, ठीक है ना। और गर्भगृह के एंट्रेंस पे, गर्भगृह का जो एंट्रेंस होता है ना, उस पर आपको द्वारपाल, मिथुन और यक्ष के भी स्कल्पचर बने होते हैं, ठीक है ना। देन टेम्पल के अंदर में वाटर टैंक भी होती है। बाकी हमने सारी आपको डिटेल्स इसमें दे दी हैं। यू कैन सी द फीचर ऑफ ड्राविडियन आर्किटेक्चर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? क्या वो बीजापुर में मिलता है, गोलकुंडा में मिलता है, हम्पी में मिलता है, या बड़ौदा में? तो विजयनगर एम्पायर जो है सो फाउंड किसने किया था? पता है आपको? हरिहरबुक्का ने। और ये हम्पी कर्नाटक में इसका जो है सो आपको रिमेन्स मिलते हैं। विजयनगर जो ये इनकी जो रिमेन्स मिलते हैं उसको 1986 में किसने आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी इनको डाला गया है। और किसने इसकी जो रन्स हैं, है ना, वो किसने खोजे थे? वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी ने सबसे पहले रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर को ढूंढा था 1800 ईस्वी में। और 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम आया है, वो हम्पी कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग? कौन सा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने थ्योरी ऑफ किंगशिप, शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादन किया था? मतलब राजा भगवान होता है, सिंपल सी। तो वो कौन सा मुस्लिम रूलर कहा था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन। तो घियासुद्दीन बलबन जी जो थे वो पहले मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने कहा था कि राजा जो है सो भगवान के समान होता है। इतना याद आप रख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर? हाँ, जो किंग को अथॉरिटी मिली है वो भगवान से मिली है, ऐसा उनका कहना था कि तो अथॉरिटी जो किंग को जो अथॉरिटी मिली है वो भगवान से मिली है। तो वो किसने कहा था? बलबन ने। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? सो 12th सेंचुरी में आपको कागज़ का यूज शुरू हुआ है ना। और बहुत सारा इसमें ये है कि कहाँ पे हुआ था। तो सम पीपल्स आर सेइंग पेपर मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में, अगर आपसे पूछेगा इंडिया में, है ना, पेपर केम टू बी यूज इन इंडिया इन 12th सेंचुरी, बट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी थर्ड। सो मैन्युफैक्चरिंग जो स्टार्ट हुई थी वो आपको अरब मर्चेंट्स के द्वारा 13th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यूरोपीय चित्रकारी, यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? सबसे पहले यूरोपियन पेंटिंग किसके दरबार में गया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। सो यूरोपियन पेंटिंग जो सबसे पहले अकबर के पास गया है, ठीक है ना। बाबर, हुमायूं, अकबर, है ना। सो ये आपको पुर्तगाली एक प्रीस्ट हुआ करते थे, उन जो अकबर के कोर्ट में गए थे। तो अकबर भी जो आर्ट्स वगैरह के बहुत ग्रेट पैटर्न हुआ करते थे, तो वहाँ पे ये उनको दिया गया था। सो अकबर, यूरोपियन पेंटिंग जो है सो किसके कोर्ट में हुआ था? अकबर। कंफ्यूज नहीं होना है जहांगीर से, है ना। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? ये आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सो को रॉयल चार्टर मिली थी, है ना। तो जब गठन हो रहा था उस समय 1556 से लेकर के 1605 तक कौन होते थे? अकबर। तो आपसे पूछा है कि जब ये आपको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत में कौन थे? तो वो हम लिखेंगे औरंगजेब, ठीक है ना। आया किसके समय में है वो नहीं पूछ रहा है, जब गठन हुआ था उस समय भारत में कौन राजा थे, ये है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये था ना गवर्नमेंट, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये कंपनी का नेम था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? कौन सा प्रिंसली स्टेट था जिसको अंग्रेज ने अपने अंदर नहीं मिलाया था? सिंध, ग्वालियर, अवध, 17। अरे 17 तो आपको पता ही होगा 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। अवध आपको पता है ये मिस गवर्नेंस पे मिला लिया था, अवध जो है सो मिस गवर्नेंस पे मिला लिया था, ठीक है ना।
और अवध ये 1856 में आपको मिला लिया था, 1856 में। तो ये तो पता ही है ना, जो डलहौजी जी थे वो उन्होंने मिस गवर्नेंस के नाम पे इसको कर लिया था। सिंध एक ऐसा था जो ब्रिटिश ओके सो सिंध भी जो है सो 1843 में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ब्रिटिश ने मिला लिया था, सिंध को भी, ठीक है ना। सो इट्स अ ग्वालियर जिसको नहीं मिला पाया था ब्रिटिश ने, ठीक है ना। बाकी आप इसमें देख सकते हैं जो स्टेट एनेक्स अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, ये भी कभी कभी पूछता है क्रोनोलॉजी, सतारा, फिर जयपुर, फिर संबलपुर, है ना, फिर बाहत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, सबसे लास्ट में नागपुर, एंड देन फिर ये अवध का जो है सो आया था 1856 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था कि सॉल्ट सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था, क्या उनका उद्देश्य था कि नमक कानून को ख़त्म कर देना? क्या उनका उद्देश्य था कर्टेलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट सत्ता की, सरकार के सत्ता की कटौती करना, इकोनॉमिक रिलीफ करना, आर्थिक राहत करना, या पूर्ण स्वराज इंडिया के लिए, या कोई नहीं? देखिए दांडी मार्च जो आपको गांधी जी ने किया था, ठीक है ना, नॉन वायलेंट जो सिविल डिसोबीडियंस जो किया था इन्होंने, वो 12 मार्च कब से कब तक चली थी, पहले हम लोग ये याद रख लेते हैं। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जिसमें इसमें 78 फॉलोअर गांधी जी के साथ चले थे। टोटल 241 माइल, ये भी क्वेश्चन पूछता है, वो चले थे डांडी कोस्टल टाउन तक, है ना, अरेबियन सी में, ठीक है। 12 मार्च से स्टार्ट किया गया था, और ये आपको टैक्स रेजिस्टेंस के लिए और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जो सॉल्ट की मोनोपोली थी उसके लिए था। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, सो आंसर शुड बी ई। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था 1921 में? आसान सा क्वेश्चन है कि मोपला जो है ना, मोपला जो थे वो साउथ इंडिया के मुस्लिम हुआ करते थे, ठीक है ना, और वो उनको लगता, उनका कहना था कि हम लोग अरब जो थे उनके पूर्वज, वो अरब जो हमारे पूर्वज थे वही उन्होंने हमें बसाया हुआ है। इन्होंने क्या किया, 1921 में रिवेल शुरू कर दिया। सो ये आपको मालवर जो मोपला विद्रोह है, ये आपको खिलाफत किंगडम के कारण डिक्लेयर्ड अ खिलाफत किंगडम, है ना। यहाँ पे बहुत सारे यूरोपियंस को मार दिया गया था, हिंदू को भी अटैक किया था, है ना, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था इन लोगों ने, है ना, ठीक है। तो 1921 में ये मोपला रिवेलियन, केरला, आप याद रखेंगे, साउथ इंडिया में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? चंपारण सत्याग्रह के समय में हुआ था, आपको पता है 1917 में हुआ था। एंटी बंगाल पार्टीशन, हाँ बिल्कुल, स्वदेशी मूवमेंट जो हुई थी 7 अगस्त 1905 को, है ना, स्टार्ट हुआ था। तो ये हुआ था एंटी पार्टीशन मूवमेंट। लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस कर दिया था जुलाई में कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है ना। अक्टूबर में वो इम्प्लीमेंट हो गया, तो उसी के चलते जुलाई में जो अनाउंस हुआ था उसके चलते 7 अगस्त 1905 से आपको एंटी स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड कर्जन की अपोज करने के लिए। सो इट्स नॉट अबाउट द नॉन कॉपरेशन और रॉलेट एक्ट 1919 की बात ही नहीं है। सो आंसर शुड बी बी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बहुत बार क्वेश्चन हम ये कर चुके हैं कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में, है ना, और 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा शाहजानंद सरस्वती, ठीक है ना, लखनऊ सेशन पता है आपको, इसमें ज़्यादा हम ये नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। हाँ, शाहजानंद सरस्वती के में ही हुआ था ये भी, है ना, और ठीक है, ऑल इंडिया बाद में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? बिहार जो अलग राज्य बना वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय काउंसिल एक्ट 1909 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए 1756 में 1756 में बिहार और बंगाल एक ही पार्ट हुआ करते थे, ठीक है ना। बाद में 1803 में बिहार बंगाल होते थे, बिहार एंड बंगाल। 1803 में उड़ीसा को भी ब्रिटिश ने कर लिया, तो अब हो गया बिहार, बंगाल और उड़ीसा, है ना। 22 मार्च बिहार दिवस मनाई जाती है ना। 1912 को बिहार और उड़ीसा, बंगाल अलग हो गया और बिहार एंड उड़ीसा एक जगह रह गया। 1 अप्रैल 1936 को, पूरी क्रोनोलॉजी याद रखेंगे, है ना, वो आपको 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा भी अलग हो गया। सो बिहार एंड उड़ीसा भी अलग हो गया, ठीक है। और बाद में 2000 ईस्वी में बिहार से 2 भाग बन गया, 1 इज़ द बिहार और 1 इज़ द झारखंड। तो ये पूरी कहानी है, ठीक है ना।
एंड सबसे पहले जो फर्स्ट गवर्नर बिहार के थे कौन थे? डेविड सेफ्टन, और मोहम्मद यूनुस जो है सो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थे। फर्स्ट प्रीमियर बोलो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो मेन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बाय विच एक्ट बिहार बिकेम द सेपरेट प्रोविंस, दैट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था, है ना, एज पर द 1935 एक्ट। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन, एंड दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू हैव डन। हम थक गए इसलिए नहीं छोड़ेंगे, हम जब कंप्लीट कर लेंगे तब छोड़ेंगे। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। हमने 56 to 59 बीपीएससी के क्वेश्चन कर लिए हैं सारे, 60 to 62 बीपीएससी के क्वेश्चन कर लिए हैं, 63rd बीपीएससी के लिए क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 64th बीपीएससी के क्वेश्चन, दैट विल विद द 10th लेक्चर। ओके, आपको यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है, यू कैन गेट द फ्यू क्वेश्चंस ऑफ पीसीएस। बाकी आप पूरी वीडियो को देखिए 1 to 9 को, एंड देन फिर स्टार्ट कीजिए 10th वाला, एंड डेफिनेटली यू शुड मेक द नोट्स। विदाउट नोट्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ाई की। सो थैंक यू ऑल।